गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 2 का तीसरा क्लास, ठीक है। अभी इसके हमने पहले पढ़ा था जो हमारी एसआई यूनिट थी, ठीक है, 9 फंडामेंटल क्वांटिटी की, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि ये एसआई यूनिट है और उसके एडवांटेज भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम सभी फंडामेंटल जो यूनिट हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, उनकी डेफिनेशन पढ़ी। और ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी बुक में है एक टेबल में, और उसके सबसे नीचे बुक में लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये एसआई यूनिट है इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट है तो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, किसी भी फिजिकल सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठंडी हो गर्मी हो, ठीक है। तो ये कितना वेल डिफाइन है इसको हम समझते हैं, है ना, ठीक है। तो पहला हमारा जो डेफिनेशन है जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, ठीक है। और मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी हुई उसकी फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या होता है इसको समझते हैं। और सबसे पहले हमने मास ही क्यों लिया, क्योंकि जब से फंडामेंटल क्वांटिटी को बताया गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, तभी से इसकी यूनिट यानी मास की यूनिट किलोग्राम है, बीच में भी चेंज नहीं हुआ है ना। इसलिए सबसे पहले यह आया और इसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो कब आया था? 1889 में। तो किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम एक सिलेंड्रिकल एलॉय है, और वह जो एलॉय है वह कैसा है? प्लेटिनम इरिडियम का, ठीक है। अब ये प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिया गया? क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम जो है वह और भी किसी फिजिकल सिचुएशन से या किसी भी मेटल से, एलॉय से यह रिएक्ट नहीं करता है ना। इसलिए प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया गया और उस पर लिख दिया गया कि ये क्या है? 1 kg, और वही पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, है ना। अब वहीं से तभी से ये चला आ रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये 1 kg है, समझ रहे ना। तो ये हुआ हमारा 1 kg, ठीक है। तो द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। प्रोटोटाइप का मतलब जब से फंडामेंटल क्वांटिटी मास आई उसके बाद उसकी यूनिट बताई गई कि ये इसका जो फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, तभी से उसको मान लिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। और यह क्या है? प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय है, ये सिलेंड्रिकल है, ये सपोज मान लीजिए इसी को कह दिया गया क्या? 1 kg। अब इसे पूरे कंट्री में सब लोग जानते हैं, और इसको इस तरह से या कहीं इस तरह से रखा गया है, ठीक है, कि वह उस वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो फिजिकल कोई भी सिचुएशन है उसे इफेक्ट होने वाला नहीं है ना। इसलिए ये एलॉय यूज किया गया है। और कहाँ रखा गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सेवरस नियर पेरिस, जो फ्रांस में, ठीक है। और ये फ्रांस से लिया गया था। ये है हमारा 1 kg मास, क्लियर है ना। ये है वेल डिफाइंड, क्लियर। तो ये हुआ हमारा 1 kg मास, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, लेंथ यानी मीटर। अगली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, उसका जो फंडामेंटल यूनिट हुआ वह क्या हुआ? मीटर। अब 1 मीटर से क्या मतलब है, ठीक है, 1 मीटर क्या होता है, और 1 मीटर अगर कुछ है तो उसको किसी भी फिजिकल सिचुएशंस पर या कोई भी उस पर इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, ये होता है वेल डिफाइन, है ना। तो 1 मीटर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास एक मैटर है और हमने क्लास 10th में या फिर बताया हुआ था, फिर से समझ लेते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है दो चीज़ों से बनी है, एनर्जी और मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा एक मटेरियल है। एक हमारे पास इलास्टिक है, रबड़ है, वो हमारा क्या है, मटेरियल। ठीक है, तो हमने एक इलास्टिक लिया यानी रबड़ लिया। ठीक है, रबड़ ये एक एंड पर हमने इस पर कुछ मास रखा, मास, और ये एक रबर है, याद रखिएगा। जब इसको हम घुमाएंगे, इस तरह से रोटेट कराएंगे, तो क्या देखेंगे, ये जो रबर होगा, ये इसका जो लेंथ है, इसको हमने 1 मीटर मान लिया, ये लेंथ ये, और जब इसको रोटेट कराएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो ये लेंथ ये हो जाएगी। अब ये तो था 1 मीटर, मूव किया, अब क्या हो गया, ये हो गया, चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम स्पीड इसकी और कम कर दें और कम कर दें, तो ये हो जाएगा, ये 1 मीटर था, अब ये 1 मीटर हो गया। तो क्या ये वेल डिफाइन है? आंसर है नो, ये वेल डिफाइन नहीं है। अब ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इसको समझते हैं। हम अर्थ पर हैं, ठीक है, जब से पैदा हुए हैं अर्थ पर ही हैं, और अर्थ के स्पीड को समझते हैं। ठीक है, तो हमने, अगर हमारे पास एक इलास्टिक है, एक रबड़ है, ठीक है, यहाँ पर हमने मास को बांधा, सस्टेन किया, ये भी चल रहा है ऐसे, ठीक है, हमारे साथ, तो हम हैप्चुअल हो गए हैं कि इस लेंथ को हम मान लेंगे 1 मीटर है, क्योंकि इसके साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो इसकी लेंथ चेंज होगी क्या? आंसर है नो, यही होगी हमारी, समझ रहे ना। इसलिए हम समझते हैं ये अर्थ पर ये जो स्ट्रेच है, जो रबर स्ट्रेच है, ये 1 मीटर का है, जो ऐसे चल रहा है। ठीक है, अर्थ के लिए तो हमारा सही है। ठीक है, अब हम अगर अनदर प्लेनेट पर जाते हैं, ठीक है, उसकी जो स्पीड है अर्थ के स्पीड से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो ये रबर का जो हमारा ये लेंथ है 1 मीटर, हमारे अर्थ पर तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम दूसरे प्लेनेट पर गए जहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हमने देखा वहाँ पर बढ़ गया, फिर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर गए यही लेंथ लेके, तो हमने देखा लेंथ कम हो गया, तो वेल डिफाइन हुआ क्या? आंसर है। तो हमने देखा कि ये किसी मैटर के लिए, मटेरियल के लिए एलिजिबल नहीं, वेल डिफाइन नहीं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खोजें या ऐसी चीज़ लें जो हमारे अर्थ पर, हमारे अदर प्लेनेट पर, स्टार पर, सोलर सिस्टम में, ठीक है, जो किसी पर या कहीं पर भी ले जाएं और वो कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेबल ना। तो ऐसा हमारे नेचर में क्या मिला? तो हमने देखा एनर्जी मिली, और कौन सी एनर्जी? सन की एनर्जी। सन से जो धूप आती है, जो लाइट आती है, उससे मिली। तो सन की जो लाइट है, ठीक है, अर्थ पर भी आएगी उसी स्पीड से, किसी दूसरे प्लेनेट पर, किसी सोलर सेल में किसी दूसरे स्टार पर जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, ये उसकी स्पीड इक्वल होगी। तो अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ को कहाँ से लिया गया? एनर्जी से लिया गया, मटेरियल से नहीं, है ना। अब इसको हम एनर्जी से रिलेट कर दिए, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर दिए। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, इसको देखिए, मीटर पर सेकेंड, ये है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, 1 टेंस जो भी आप पढ़िए, ठीक है। तो ये है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 प्लेस पर लाओगे 2.9 इंटू 10⁸ यह मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 2.9 किसके अप्रॉक्स है? 3 के अप्रॉक्स है, तो ये हुआ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। तो हमने देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हर जगह कांस्टेंट है, उस पर कोई फिजिकल कंडीशंस उसको डिफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब हमने देखा ये है स्पीड ऑफ लाइट, तो एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है, 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है। तो बताइए इतना मीटर एक सेकेंड में, तो 1 मीटर, ओके, तो 1 मीटर यहां से इसको भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 9 9 7 9 2 4 5 8 और ये क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड का इतना हिस्सा होगा वह 1 मीटर के बराबर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 1 मीटर में जितना समय लेगा, ठीक है, या 1 सेकेंड का इतना हिस्सा जो होगा उतने में जो लाइट होगी वो 1 मीटर ट्रेवल करेगी, ठीक है। ये यहां से लिया गया है। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट कहीं चेंज होगी क्या? नहीं, ये है वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये है लेंथ की डेफिनेशंस, जो उसकी फंडामेंटल यूनिट है मीटर। तो 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। देखिए द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, क्लियर, ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, कितना टाइम इंटरवल लगेगा? इतना सेकेंड, ठीक है, 1/299979245 ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का इतना, ठीक है। ये हुआ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मीटर। अब हमको समझ में आया 1 मीटर होता क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला हमारा है सेकेंड, टाइम। तो टाइम को कहां से लिया गया, ठीक है। तो टाइम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, लाइट बनती कैसी है। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिए कि लाइट बनती कैसे है, ठीक है। और सभी लोग लाइट बनाइएगा कैसे बनती है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक एटम है, कोई भी एटम, ये है एटम। एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उनका एक ऑर्बिट होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते रहते हैं, क्लियर, ऐसा होता है, ठीक है। अब कोई भी हमारा एक एलिमेंट होता है, उसका जो एटम होता है, ठीक है, ये हुआ। अब उसके जो आउटर सेल में, यानी ये जो सेल है, जो उनका ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर 2 है, ठीक है, तो इसमें 2 ही रहेगा, 3 नहीं आएगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये हुआ। अब ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट, इसके ऊपर और भी ऑर्बिट होते हैं, और भी होते हैं, और भी होते हैं, ये इस तरह से। तो हमने सपोज किया एक और ऑर्बिट होता है इसके बाद, ठीक है। तो इसमें सपोज जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 ही है, 2। अब हमने इसको एनर्जी दिया, इसको एनर्जी दिया, ठीक है। और जब एनर्जी देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वे उस एनर्जी में स्टेबल है, ठीक है, वह उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको जब हम एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, जो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब इस ऑर्बिट को छोड़ देगा तो कहाँ चला जाएगा? इस ऑर्बिट में आ जाएगा। अब यहाँ पर चक्का लगाना शुरू कर देगा। हमने इसको दिया क्या? एनर्जी, क्लियर है ना, ओके। अब जब ये हमने एनर्जी दिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ है यहाँ पर, ये चाहता क्या है? अपने इस ऑर्बिट में आना, अपने घर में आना, क्योंकि वहाँ पर उसको अपने मिनिमम एनर्जी में स्टेबल समझता है, इसलिए वह यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है, आता है। तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। फिर से हमने इसको एनर्जी दिया, फिर ये यहाँ पर गया,
फिर वापस आया, फिर ऐसे। तो हमने देखा कि ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इसका ये जो लेवल है, ये लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल। कैसा है? ग्राउंड लेवल। अब उसके ऊपर का लेवल है इससे थोड़ा सा हायर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सपोज किया ये है आपका हायर लेवल, ग्राउंड के जस्ट बाद, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिट में आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। क्यों आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है? क्योंकि हम इसको कंटिन्यू एनर्जी दे रहे हैं, है ना। अब ये क्या कर रहा है कि कहीं ग्राउंड लेवल पर, कहीं हायर लेवल पर, इस तरह से ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट। तो ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन, ठीक है। अब वाइब्रेशंस का डेफिनेशन, 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कर लेगा 1 सेकेंड में, ठीक है, वह उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब ये ऑसिलेशन कर रहा है। अब देखिए, जो हम कंटिन्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां से क्या निकलेगा? लाइट एनर्जी निकलेगी, लाइट एनर्जी, यानी बल्ब हमारा ग्लो करेगा, जलेगा, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है 1 सेकेंड में कितना है? ये बहुत फास्ट होता है कि हमारा जो बल्ब कंटिन्यू जलता रहता है। वाइब्रेशन कैसा हुआ? ऐसे 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 ऐसे। तो बल्ब हमारा कैसा होना चाहिए? जलना चाहिए, बुझना चाहिए, जलना चाहिए, बुझना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है, बल्ब हमारा हमेशा ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, कितनी फास्ट है इसको समझिए। 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर देता है? ये कर देता है। तो इसका जो ऑसिलेशन है वह है 19192631770 टाइम, 0 पीरियड, यानी 1 सेकेंड में इतना ऑसिलेशन कर लेता है, सोचो, ठीक है। अब हमको वह लाइट में प्रोड्यूस होता है और कंटिन्यू हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और वह कंटिन्यू हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, ओके। अब आता है कि ये जो हमने एटम लिया है, कौन सा एटम है? तो इसमें हम जो एटम लेंगे वह होगा हमारा सीजियम एटम, ठीक है। अब सीजियम ही क्यों लिया गया? क्योंकि हमने देखा नेचर में सीजियम से अच्छा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके एटम्स वाइब्रेट कर सकें, जिसको हम एक्यूरेट, एग्जैक्ट मेजर कर सकें, है ना। तो ये होता है इन 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस, ठीक है, ओके। तो हमने एटम कौन सा लिया? सीजीएस, ठीक है, सॉरी सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ ये पीरियड, ये है पीरियड, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन, ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, लाइट निकालेगा, करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन। अब ये जो ट्रांजिशन होगा, जो लाइट प्रोड्यूस होगा, यह किसके किसके बीच है? ग्राउंड लेवल के बीच और ये उसके फर्स्ट के लेवल के बीच, इन्हीं दोनों के बीच, है ना, बिटवीन द 2 हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। तो जो हमने एटम लिया वो कौन सा एटम लिया है? सीजियम एटम लिया। तो इससे हम क्लॉक भी बनाते हैं, सीजियम क्लॉक, ठीक है, समझ रहे ना, ओके। तो ये इसलिए लिया जाता है, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशंस है हमारी एसआई यूनिट की, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स फंडामेंटल यूनिट एम्पियर। व्हाट यू टू मीन बाय 1 एम्पियर, ठीक है, इसको समझते हैं। हमारे पास एक ये इनफाइनाइट लेंथ का मेटल वायर, ये भी है इनफाइनाइट लेंथ का मेटल वायर।
अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 1 मीटर। अब हम 1 मीटर समझते हैं कितना होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसकी जो इनफाइनाइट लेंथ है, तो इनफाइनाइट लेंथ से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम यूनिट लेंथ लेते हैं। वह यूनिट लेंथ जो हमारा होता है 1 मीटर। तो ये भी हमने लिया कितने का, 1 मीटर। ये 1 मीटर ये हुआ, ये भी आपका वायर कितने का हुआ, 1 मीटर। तो 1 मीटर 1 मीटर और इनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। अब हमने इसमें, इन दोनों में या इसमें किसी एक में हम करंट फ्लो कराना शुरू किए। पहले था 0 करंट, अब हमने इसमें करंट दिया 0.1, ठीक है। फिर हमने दिया 0.2, फिर हमने दिया 0.3, 0.4। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये एक फील्ड बनाता है, ठीक है, और उसमें जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो मेटल वायर है ये फोर्स क्रिएट करेगा इस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको क्लास 12th में आप पढ़ोगे, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, इसमें जब हम चार्ज फ्लो कराएंगे तो एक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो हम यहाँ पर चार्ज यानी करंट बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो मेटल वायर है ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, इस वायर पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज फ्लो हुआ, फोर्स क्रिएट किया। अब हमने चार्ज को और बढ़ाया, और फोर्स हुआ, और बढ़ाया और फोर्स हुआ। तो हम चार्ज को बढ़ाते गए तो देखा कि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये, है ना। तो अब हमने करंट को मेजर कर लिया, कितना करंट हुआ, तो हमने देखा वह जो करंट है वह 1 एम्पियर है, ठीक है। यही है हमारा 1 एम्पियर। तो 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ का 2 हमने कंडक्टर लिया, उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा, इसमें हमने करंट फ्लो कराया और देखा कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस मटेरियल्स पर, इस मेटल वायर पर, और वह फोर्स हुआ कितना, 2 × 10⁻⁷। तो वही करंट हमारा क्या हुआ, 1 एम्पियर। क्लियर है ना, ये है 1 एम्पियर। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which is maintained in the two state parallel conductor of infinite length of negligible circular cross sectional। ये जो वायर है हमारा, ये सर्कुलर है ना, ये नेग्लिजिबल है, स्टेट है, ठीक है। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce between these conductor a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये है 1 एम्पियर, जो करंट फ्लो होगा वही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यानी केल्विन। 1 केल्विन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 1 केल्विन का मीनिंग समझते हैं। हम वाटर और आइस को लेते हैं, एक हमारे वेजल में, बर्तन में हमने बर्फ का टुकड़ा डाला, उसमें पानी भी है, तो बर्फ का जो टुकड़ा होगा वह मेल्ट करेगा, और जब मेल्ट करेगा, हमने सपोज किया आइस के 10 पीस हैं, आइस के 10 पीस, है ना, एक पीस मेल्ट हो गया वाटर के साथ, तो उसका टेम्परेचर हमने देखा है ना। तो फिर से एक दूसरा मेल्ट हो गया, तीसरा मेल्ट हुआ, अभी 7 बचे हुए हैं, तो हमने उसका टेम्परेचर मेजर किया, कांस्टेंट है। फिर 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। 2 बचे हुए हैं। ये तो था हमारा नॉर्मल प्रेशर पर, ठीक है। अब हमने उस बर्तन में, वेजल में प्रेशर कम कर दिया, और जैसे ही प्रेशर हमने कम कर दिया तो देखा कि जो हमारा आइस और वाटर एक साथ था, ठीक है, आइस भी है और वाटर भी है, दोनों स्टेट में है वाटर, सॉलिड में भी और लिक्विड में।
और जैसे हमने और प्रेशर कम कर दिया तो देखा वेपराइज होने लगा, वेपर, आइस और वाटर। तो वाटर के तीनों फॉर्म हुए एक साथ। तो एक साथ हमने मेजर किया और उस एक साथ जो तीनों स्टेट हुए वाटर के, वहां पर हमने ये मेजर किया कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो हमने देखा वह 273.16 केल्विन उसका टेम्परेचर था। तो इस टेम्परेचर पर 273.16 टेम्परेचर पर, और जो उसका प्रेशर है वह नॉर्मल प्रेशर से क्या हुआ, कम हुआ कम हुआ कम हुआ। तो इसका जो प्रेशर हुआ अप्रॉक्स या लगभग 0.06, ठीक है, एटीएम एटमॉस्फेयर। क्लास 11 में पढ़ेंगे इसको आगे जाके, ठीक है। तो हमने देखा कि वाटर के, पानी के तीनों स्टेट मिले, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। कौन से टेम्परेचर पर? तो वह है 273.16 केल्विन पर। इतने केल्विन पर तीनों स्टेज में वाटर मिला, ठीक है। अब ये हुआ। अब उसके बाद 273 केल्विन हुआ तो हम इसको 273 हिस्से में कर लेते हैं, तो जो होगा वह 1 केल्विन के इक्वल होगा। तो इसका 1/273.16 जो होगा वह किसके इक्वल होगा, 1 केल्विन के इक्वल होगा। इतना टोटल केल्विन हुआ। और अगर 1 इसके सेक्शंस करेंगे तो 1 सेक्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। दिस इज द 1 केल्विन, ठीक है। ये द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ अ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब वाटर तीनों स्टेज में पाया गया, ठीक है। ये तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल, ठीक है। तो 1 मोल से आप क्या समझते हो? 1 मोल हमारा एक नंबर है, एक नंबर। जैसे हम 1 दर्जन केला लेते हैं, ठीक है, तो 1 दर्जन केले में कितने संख्या, 12। इसी तरीके से जो हमारा मोल है, ठीक है, यह एक नंबर है। किसका नंबर है? तो हमने लिया 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, या फिर 0.01 kg कार्बन एटम हमने लिया। तो उस कार्बन को हमने छोटे छोटे सेक्शंस किए, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन को। तो हमने देखा उसमें जो कार्बन के एटम मिले, ठीक है, उनकी कुछ काउंटिंग होगी, कुछ संख्या होगी, और वह जो काउंटिंग, वह जो संख्या है वह एक आवोगाद्रो नंबर संख्या है। यानी आवोगाद्रो संख्या एक नंबर है, और वह जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज 1 मोल। ये होता है 1 मोल हमारा। जिस तरह से 1 दर्जन 12, ठीक है, तो 1 मोल में ये संख्या होता है। अच्छा, ये कार्बन पहले ही हमने क्यों लिया? क्योंकि कार्बन के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं अदर एलिमेंट के अलावा, ठीक है। ये हमारा हुआ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी 1 मोल। तो 1 मोल एक्चुअल में है क्या, एक नंबर है, ये नंबर, इसको होते हैं आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी मोल। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ ए सिस्टम which contain as many elementary entities, बहुत छोटे छोटे entities, ठीक है। There are atoms in 12 ग्राम कार्बन या फिर 0.012 kg कार्बन एटम, ठीक है। ये हमारा हुआ 1 मोल, ठीक है। नाउ अदर डेफिनेशंस, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडिला। कैंडल का जनरल मीनिंग, कैंडल। पहले लोग क्या जलाते थे लाइट के लिए? कैंडल यानी दिया जलाते थे, ठीक है। दिया, उसको मॉडिफाइड करके हमने उसका नाम दे दिया कैंडल, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब उसी से हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट लिया, ठीक है, कैंडिला। जब हम दीपक यानी दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो उससे प्रकाश निकलता है, यानी चमक निकलती है, ठीक है। अब उसी चमक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है।
अब हमने देखा, हमने एक दीपक जलाया, ठीक है, और वह चमक दिया, ये पूरा चमक दिया, ठीक है। तो हमारा ना जो कैंडल होता है, जनरल में हमने एक कैंडल लिया, कैसा कैंडल, कोई मोटा कैंडल होता है और पतला, ठीक है। तो इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, ठीक, कि हम एक कैंडल की चमक को लेते हैं, जलाएं चमक आ रही है। अच्छा, तो हमने जो चमक लिया, तो अभी हमने आपको बताया कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है ना, लाइट प्रोड्यूस वाइब्रेशन होता है। तो हमने देखा कि इस कैंडल से एक लाइट निकल रही है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। और यह जो फ्रिक्वेंसी है हमने देखा, वह जो कैंडल है जल रहा है, इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका हमने कलर देखा और कलर मिला हमको क्या, येलो कलर। तो कैंडल और दीपक येलो कलर हमको देते हैं। तो येलो कलर की जो फ्रिक्वेंसी हुई ये हुई, ठीक है। अब इतनी फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट मिलेगी तो आपको पक्का है वह कौन सा कलर होगा, येलो कलर, ठीक है। अगर आपके कपड़े येलो कलर के हैं तो वहां से जो लाइट आ रही है, इसका मतलब है उसका फ्रिक्वेंसी ये है, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये हुआ येलो कलर। अब उसके बाद आता है, यह सिर्फ येलो कलर की फ्रिक्वेंसी है, एक ही कलर की, और जो एक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। अब और इसको डिफाइन करते हैं, जैसे हम 100 वाट का बल्ब लगाए हैं, हमको कुछ प्रकाश देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 200 का लगाया और चमक दिया, 300 का लगाया और चमक दिया, तो हम कितने पावर का बल्ब लगाएं, कितने वाट का। तो आंसर है, ये जो हम कैंडल लेंगे उसका जो पावर होना चाहिए, ठीक है, वह 1/683 वाट का होना चाहिए, इतना उसका पावर होना चाहिए, ठीक है। ये डिफाइन हो गया कि उसकी फ्रिक्वेंसी ये होनी चाहिए येलो कलर की, और मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए, और उसकी जो चमक होनी चाहिए कितने पावर की होनी चाहिए, ये इतने पावर की होनी चाहिए। अब क्या होता है, जो प्रकाश निकलता है वो ऑल डायरेक्शंस में निकलता है, सभी डायरेक्शंस में जाता है, तो हम किसको बोलेंगे, वन कैंडिला। तो आंसर है, हम एक लाइट यहाँ से निकल रही है, हमने एक कोन बनाया, कोन, ठीक है, उस कोन में वह जो लाइट इंटर करेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वन कैंडिला। ये ठीक है, ये कोन है। तो यहाँ अगर आपका कैंडल जल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आएगा इसी को हम बोलेंगे क्या, वन कैंडिला। अब इसके बाद ये जो कोन शेप होता है यह 3D होता है, 3D, ठीक है। अब इसलिए इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, 3D है, सॉलिड एंगल है। जैसे तरबूज है ना, तरबूज को काटा, कोन के शेप में काटा, ठीक है, वह सॉलिड एंगल देगा, उसी को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन में जो प्रकाश फैलेगा, ठीक है, उस कोन में, उसी को बोलेंगे वन कैंडिला। क्लियर, ये है वन कैंडिला का डेफिनेशन। क्लियर, देखिए क्या है वन कैंडिला। द कैंडिला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इज अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स, emits मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिर्फ एक ही लाइट, ये फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी, एंड दैट हैज अ रेडिएट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, यानी सॉलिड एंगल। इसको पर स्टेरेडियन को अभी हम और आगे डिफाइन करते हैं। क्लियर है, ये है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट आपका आता है रेडियन, यानी एंगल, जो हमारा प्लेन एंगल है, हम एक रेडियन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये सर्कल, ठीक है, जो सर्कल है यह एंगल कितने का बनाता है, 360 का बनाता है। ये इसका है रेडियस, ये इसका रेडियस है, और ये इसका क्या है, रेडियस, ठीक है। ये क्या चीज़ है,
इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अब ये इस शेप का हो गया, है ना। तो ये जो आर्क है हमारा, ये आर्क इस रेडियस के इक्वल होगा। आर्क एंड रेडियस आर इक्वल, ठीक है। ये जो एंगल होगा थीटा डी थीटा, ठीक है, यह होगा 1 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद एंगल हम जानते हैं, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। दोनों सेम है, कैंसिल होंगे तो 1 लेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। ओके, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको हमने सपोज किया ds है, ds, और ये हुआ r, ठीक है। अब हमने 180 डिग्री को बोला पाई रेडियन। अब होता है ना, क्वेश्चन होता है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन को डिग्री में चेंज करो, है ना, यहां से मिलेगा आपको। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हुआ डिग्री, ये हुआ रेडियन। रेडियन हमेशा पाई में हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर यहां से हम डिनोट करें 1 डिग्री इक्वल टू, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है। और अगर हम 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहें तो पाई को यहां से डिवाइड कर दोगे, तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा? पाई, और ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन, ठीक है। तो हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में इस तरह से चेंज कर लेंगे। क्लियर है ना? ओके। अब उसके बाद एक और हम ये जानते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? तो 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। डबल डैश सेकेंड शो करेगा, 1 डैश मिनट शो करेगा। तो इस तरह से मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकेंड में, सेकेंड को मिनट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी है, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा कि रेडियन में चेंज करिए, डिग्री में चेंज करिए, ठीक है। ये है। अब आपका अगला डेफिनेशन है, क्या है? स्टेरेडियन, ठीक है। अब स्टेरेडियन को समझते हैं, स्टेरेडियन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि एक कोन जो होता है, ठीक है, या फिर हमने देखा ये तरबूज है हमारा, तरबूज, इसको हमने ऐसे काट लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये जो एरिया होगा ऐसे होगा, कहीं कहीं ये इस तरह से, समझ रहे हो ना। तो ये जो एरिया है हमने सपोज किया DA, और ये इसका रेडियस है, और ये जो एंगल सस्टेन करेगा इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन किसको बोलेंगे? ये जो हमारा एरिया है यह, और उसके बाद जो रेडियस है इसका स्क्वायर, डी ओमेगा, डी ओमेगा मीन्स स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा इज इक्वल क्या हुआ? DA अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा स्टेरेडियन है, इसको देखिए, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सस्टेंडेड at the center of sphere by that surface of sphere which is equal to in area to the square of radius of the sphere, ठीक है। तो इसका एरिया और ये रेडियस स्क्वायर, तो ये हुआ इसका फार्मूला, स्टेरेडियन इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है छोटा एरिया है, छोटा एरिया, ठीक है, और ये उसका रेडियस है। तो अगर हम पूरा सॉलिड का एरिया ले लेंगे तो क्या होगा? ये हमने एंगल सपोज किया, ठीक है, स्टेरेडियन। अब यहाँ पर पूरा जो हमारा एंगल हुआ, सॉरी जो एरिया हुआ स्फीयर का, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक जो सॉलिड होता है, एक स्फीयर होता है, कितना एंगल सस्टेन करता है? तो आंसर है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये रहे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम यूज करते हैं। एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।